नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम नेट जेआरएफ एजीपी दिसंबर ज्योग्राफी सॉल्व पेपर 2018 की सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने इस सेट पेपर के 90 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चनों को कवर किया था, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो आज हम बात करेंगे आपसे 91 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चनों के बारे में, और आज ही ये सेट पेपर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो पीडीएफ होगा आज के वीडियो का, आज के लेक्चर से संबंधित पीडीएफ, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में लिंक डाल दिया जाएगा उसका, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, यानी कि 91 नंबर के क्वेश्चन की। किसी कक्षा के 500 छात्र छात्राओं को उनके लिंग के अनुसार 2 भागों में बांटकर पुरुष के यादृच्छिक प्रतिदर्श तथा स्त्रियों के यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चर सही होगा। ठीक है, यानी कि एक कक्षा है जिसमें 500 छात्र हैं। ठीक है, और इन 500 छात्रों को लिंग के अनुसार, तो आपको पता है लिंग स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग यानी 2 भागों में बांट करके लिया जाता है। तो वो पूछ रहा है इसमें हम कौन से चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है आपके नियंत्रित चर यानी कंट्रोल वेरिएबल्स, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और स्थिरित चर यानी स्ट्रैटिफाइड वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो 500 छात्रों को 2 स्तरों पर बांटा गया है, या कह सकते हो लिंग के अनुसार 2 स्तरों में बांट दिया गया है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि चौथा सही होगा, इसमें स्ट्रैटिफाइड होगा यानी स्तरित चर होगा। ठीक है, तो चौथा सही है दोस्तों। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। स्तरित सर्वे में किसी आंकड़े के नमूने को पहले समान लक्षण या गुण वाले उप समूहों में विभाजित करके फिर सर्वे किया जाता है। जैसे यहाँ पर गुण या लक्षण में बांटा गया कि पुरुषों को एक तरफ रखा गया, स्त्रियों को एक तरफ रखा गया। ठीक है, या यादृच्छिक आंकड़े यानी रैंडम आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो आपका ये कौन सा होता है? स्तरित चर होता है। आश्रित चर कौन से होते हैं? आश्रित चर वह चर होता है जो स्वतंत्र चर द्वारा प्रभावित होता है। स्वतंत्र चर के बदलने पर आश्रित चर भी बदल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक तरफ वर्षा को ले लें और एक तरफ फसल को ले लें। ठीक है, ये दोनों चर हैं। तो अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि स्वतंत्र चर वर्षा है, वर्षा बदली तो फसल भी बदल गई। अगर वर्षा कम हुई तो फसल भी कम होगी, तो इसके बदलने से ये भी बदल रहा है। यानी कि इसमें आश्रित चर कौन सा है? फसल एक आश्रित चर है और वर्षा एक स्वतंत्र चर है। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र चर के बदलने से आश्रित चर बदल जाता है। और स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर का मान किसी अन्य चर पर निर्भर नहीं करता, इसका मान अन्वेषणकर्ता द्वारा बदला जाता है। ठीक है, जैसे वर्षा है, वर्षा किसी भी चर पर निर्भर नहीं है, उसको अगर होना है तो होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि स्वतंत्र चर का मान किसी पर निर्भर नहीं होता। जबकि नियंत्रित चर जो होता है, नियंत्रित चर को हमेशा पूरे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि चर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि सैटेलाइट डाटा यानी कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें ऐसे क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त करने होते हैं जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता है।
या जा सकता है या नहीं जा सकता, दोनों बातें हैं। जैसे हमें पहाड़ के ऊपर का डाटा प्राप्त करना है यदि, तो वहाँ पे मनुष्य जा कर के नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे एवरेस्ट का अगर प्राप्त करना है तो वहाँ मनुष्य नहीं जा सकता है, ठीक है, डाटा लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का उपयोग बेहतर माना जाता है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें अवरोध कौन सी चीज़ पैदा कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि बादल आवरण ही इसमें पैदा कर सकता है समस्या। क्यों? मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, तो इसके बीच में अगर कोई चीज़ आएगी तभी अवरोध पैदा होगा, क्योंकि इसकी किरणें वापस नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो बादल ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर समस्या पैदा कर सकता है, ठीक है। तो क्लाउड कवर इसका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 93 नंबर का। भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का मुख्य कार्य है? यानी कि जब हम ज्योग्राफिकल डाटा का आंकड़े प्राप्त करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं, ज्योग्राफिकल डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आंकड़ों का भंडारण करना, डाटा कलेक्शन करना, आंकड़ों का कल्पना यानी डाटा विजुअलाइजेशन, आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और इनका संरेखन करना यानी डाटा रिट्रीविंग एंड ड्राइविंग। दोस्तों आपका यही आंसर सही है, चौथा विकल्प आपका सही है, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे तो डाटा भंडारण भी करता है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जो सही विकल्प जैसे कह सकते हैं कि इन चारों तो सही हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर कौन सा आंसर सही है तो वो चौथा विकल्प सही है, ठीक है। तो इस प्रकार भी आपको देखना होता है, ठीक है। भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और इनका संरेखन यानी ड्राइविंग करना होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी मानचित्रण तकनीक रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है? देखो रंगों का प्रयोग है दोस्तों, वैसे हमने दोस्तों आपको बताया भी है इसमें, ठीक है, कि रंगों का प्रयोग में कौन सी तकनीक प्रयोग लाई जाती है। अगर आपको ध्यान होगा तो आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक, कोरोसिमेटिक। दोस्तों हमने बताया था आपसे कि जब कोरोक्रोमेटिक और कोरोसिमेटिक आता है तो इसमें जो सी है बीच का, इससे पता चल जाता है कि कलर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रंगों के प्रयोग की बात की गई है, इसका मतलब ये तीसरा विकल्प ही सही है आपका। और हमने जब चिन्हों की बात की थी तो उसमें हम देखते हैं कि क्रोमैटिक और सिमेटिक में जिसमें एस आता है बीच में वो सिमेटिक होता है। सिमेटिक मतलब एस से सैम्बल, सैम्बल मतलब चिन्ह, ठीक है। तो जब चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो कोरोसिमेटिक और जब रंगों का प्रयोग किया जाता है तो कोरोक्रोमेटिक, ठीक है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। अब इनके बारे में अलग अलग भी देख लेते हैं कि किसका किस में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आते रहते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता रखना है। कोरोक्रोमेटिक यानी रंगों के प्रयोग द्वारा विभिन्न तत्वों या वस्तुओं का प्रदर्शन, कोरोसिमेटिक यानी प्रतीकों के द्वारा यानी कि चिन्हों के द्वारा, ठीक है, की सहायता से वस्तुओं का प्रदर्शन, इसी हिंदी में वर्ण प्रतीकी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कोरोप्लेथ है ये विभिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अलग अलग डेंसिटी की शैडो होती हैं उसके द्वारा के द्वारा औसत मूल्यों का प्रदर्शन क्षैतिज व लंबवत रेखाओं द्वारा विभिन्न किया जाता है, इसे वर्णमात्री कहते हैं। आइसोप्लेथ यानी समान रेखा, समान रेखा का मतलब है दोस्तों जो समान मूल्यों के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे समान रेखा कहते हैं। जैसे सम वर्षा रेखा, सम धूप रेखा, सम लवण रेखा, सम वायुदाब रेखा, समदाब रेखा, ये सब कौन सी होती हैं? समान रेखा ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 95 नंबर का प्रश्न है आपका
कि चर y और चर x का इस शर्त के साथ समाश्रयण करता है कि रेखीय समाश्रयण मॉडल y बराबर a प्लस बी एक्स में x का मान कितना है 5.50, y का मान कितना है 3.50, अब b का मान कितना है 1.50। यहाँ y और x क्रमिक चरों के माध्यमान हैं और b y के सापेक्ष x तक की प्रवणता रेखा यानी ग्रेडियंट लाइन को इंगित करता है। इस मॉडल के प्राचल a का निम्नलिखित में कौन सा मान सही होगा। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सीधे सीधे आपको इस सूत्र में इन मानों को रख देना है तीनों को और हल कर लेना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हल किया गया है इसे। इस सूत्र में x का मान 5.50 रखा गया है, y का मान 3.50, b का मान 1.50 रखा गया है, तो a का मान आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करने इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो इतना आ गया है। इसके बाद चूंकि ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो अगर 3.50 में -8.25 को माइनस करेंगे तो -4.75 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा विकल्प आपका सही है। इसके बाद दोस्तों 96 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका कथन कारण वाला है। ठीक है, कथन कारण वाला सवाल है, तो इसमें कथन क्या है ये देख लेते हैं हम। अभिकथन यानी जो असर्शन है वो है कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण बिंदु रेखा और क्षेत्र के पैटर्न के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। ठीक है, यानी कि जो निकटतम पड़ोसी विधि है वो क्या है, क्षेत्र के पैटर्न के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। तो बिल्कुल सही बात है, क्षेत्र का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रतिदर्शित बिंदु और उनके निकटतम पड़ोसियों के बीच वास्तविक माध्यमान दूरियों और अनुमानित माध्यमान दूरियों की तुलना कर दूरी का मापन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी सही है आपका आंसर। कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े डिफ़िकल्ट से लगते हैं और समझ भी नहीं आते, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैक्सिमम लोगों के गलत ही होते हैं। ठीक है, किसी किसी के सही होते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा टेंशन आपको उन प्रश्नों में होनी चाहिए जो सबके सही होते हैं और आपके गलत हो जाते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके, तो वो नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों का आंसर ज़्यादातर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको विकल्प ए पर ही जाना चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी लगभग करता ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों देख भी सकते हैं आप कि इसमें व्याख्या भी करता है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ा। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण एक सांख्यिकीय विधि है जो एक पैटर्न के स्थानिक वितरण को ठीक से मापता है और यह देखता है कि क्या यह नियमित रूप से फैलाया गया है, यानी रेगुलर डिस्पर्स्ड है, या बेतरतीब ढंग से फैलाया हुआ है, यानी कि रैंडम या गुच्छेदार क्लस्टर्ड है। इसका उपयोग स्थानिक भूगोल जैसे भू आकृति, मानव बस्तियों के केंद्रीय व्यापार जिला यानी CBD आदि का अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, निकटतम पड़ोसी विधि का जो सूत्र है वो है RN बराबर D कोष्ठ के अंदर OBS बटे 0.5 √A/N, जिसमें D जो है वो अनुमानित मध्यमान निकटतम पड़ोसी दूरी है। ठीक है, वैसे इस सेट पेपर में दोस्तों हमने एक प्रश्न हल भी किया था इसका, तो आपको वो याद रखना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। ए जो है वो अध्ययन के लिए किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, N उस क्षेत्रफल में बिंदुओं की संख्या है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों 97 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है। यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को, जनसंख्या का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कौन सा चार्ट बता सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है आपको कि कौन सा ऐसा चार्ट होगा। आइसोप्लेट बता सकता है, समोच्च रेखा बता सकती है, पाई डायग्राम बता सकता है, या कोरोप्लेट बता सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो पाई डायग्राम है ये बता सकता है। पाई डायग्राम आपको पता है कि दोस्तों बनता कैसे है। पाई डायग्राम को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और इसको अलग अलग परसेंटेज में बांटा जाता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या किस व्यवसाय में लगी हुई है। मान लीजिए 10% एजुकेशन पे लगी हुई है, ठीक है, और 20% मजदूरी करती है, 30% व्यवसाय करती है, ठीक है, 10% किसी अन्य काम में लगी हुई है, 10% मेडिकल क्षेत्र में है। तो ये आपकी पूरी 100% जो जनसंख्या थी उसका अलग अलग परसेंटेज करके बता दिया कि जनसंख्या की पेशागत संरचना है कैसी है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका पाई डायग्राम है। कोरोप्लेट में दोस्तों आपको बताया गया कि जो अलग अलग घनत्व की छायाएं होती हैं उनके द्वारा डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। कंटूर लाइन दोस्तों समुद्र तल से किसी भूभाग की ऊंचाई को ज्ञात करने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोप्लेट यानी कि समान रेखाएं होती हैं जो समान मूल्यों वाले बिंदुओं को मिलाती हैं। ठीक है, तो यह भी आपको पता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसे हिंदी में वृत्त आरेख कहते हैं। पाई डायग्राम समंकों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वृत्त चित्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब हम किसी क्षेत्र आंकड़ों की तुलना करनी होती है तो उसके लिए किस डायग्राम का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए वृत्त चित्र का प्रयोग किया जाता है। समंकों के कुल योग और उसके उपविभागों का तुलनात्मक प्रदर्शन कोणीय वृत्त चित्र की सहायता से किया जाता है। समोच्च रेखा किसी भूमि की ऊंचाई और गहराई को दर्शाने के लिए मानचित्र पर खींचा गया एक रेखा है जो समान ऊंचाई और गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, समोच्च रेखा कहलाती है। आइसोप्लेट समान रेखा समान मूल्यों के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। कोरोप्लेट यानी कि वर्णमात्री, ये विभिन्न घनत्व वाली छायाओं द्वारा औसत मूल्य का प्रदर्शन क्षैतिज व लंबवत रेखाओं द्वारा विभिन्न छायाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नीचे दिया गया है अनुपात और आवृत्ति। ठीक है, कभी कभी कृषि भूगोल से जो प्रश्न आते हैं और आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर उन परिभाषाओं में अनुपात शब्द कहीं पर दिया है, ठीक है, तो उसे हम क्रॉप पैटर्न कहेंगे, यानी फसल प्रतिरूप कहेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि फसल प्रतिरूप क्या होता है। तो अगर आपसे परिभाषा पूछी गई है कि फसल प्रतिरूप क्या होता है, तो उसमें आपको अनुपात शब्द पर विशेष ध्यान देना है। अनुपात शब्द जिस परिभाषा में होगा वो आपका क्रॉप पैटर्न होगा। ठीक है, और क्रॉप इंटेंसिटी यानी कि जो फसल सघनता है उसके लिए आवृत्ति शब्द को आपको ढूंढना होगा। अगर परिभाषा में आवृत्ति शब्द कहीं पे दिया हुआ है तो उसे हम क्रॉप इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 98 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपका, कि निम्नलिखित में कौन सा पहलू समोच्च रेखीय मानचित्र में सही दर्शाया जा सकता है। अभी आपको अभी पीछे ही बताया, पीछे वाले प्रश्न में, कि जो कंटूर लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कंटूर लाइन होती हैं वो क्या बताती हैं, समुद्र तल से समान ऊंचाई या गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ते हुए जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम कंटूर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा है, ऊंचाई और गहराई। तो दोस्तों भूभाग की ऊंचाई यानी टेरेन एलिवेशन हम ज्ञात करते हैं समोच्च रेखीय मानचित्र द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
जो दोस्तों चट्टानों की दृढ़ता है वो मोहो स्केल से ज्ञात करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जनसंख्या वितरण को हम बिंदु मानचित्र से ज्ञात करते हैं, यानी डॉट मैप जो होते हैं वो जनसंख्या वितरण को दिखाते हैं। ठीक है। मिट्टी के वितरण को भी वही दिखाता है। तो समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन किसी भूमि के ऊंचाई और गहराई को दर्शाने के लिए मानचित्र पर खींचा गया एक रेखाओं यानी समान ऊंचाई और गहराई के बिंदुओं को जोड़ती है, समोच्च रेखा कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 99 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या समान समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है। यानी कि ऐसी रेखाएं जो समान समयों को जोड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रेवल टाइम समताप रेखा कहते हैं। तो आपको पता है कि समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। ठीक है। यह कह सकते हो कि जो समान धूप वाले बिंदु हैं उनको जोड़ने वाली रेखा होती है। समकाल रेखा यानी आइसोक्रोन, काल का मतलब समय ही होता है दोस्तों, तो आप यहीं से भी पकड़ सकते हैं कि समान समय का मतलब भी काल होता है और काल का मतलब भी समय होता है। तो आपका दोस्तों यही आंसर सही है, यानी कि आइसोक्रोन बोलेंगे उन्हें। यानी कि जो समान समय वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें हम आइसोक्रोन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है समोच्च रेखा यानी आइसोहाइट, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं, आपको पता है। और सममान रेखा, ये तो पहले भी बताया जा चुका है कि आइसोप्लेट क्या होती है। समान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं सममान रेखा कहलाती हैं। यानी कि सममान रेखा के अंतर्गत आपकी आइसोक्रोन भी आएगी, समताप रेखा भी आएगी और आइसोहाइट यानी समोच्च रेखा भी आएगी। ठीक है। इनका हम व्याख्या भी थोड़ा देख लेते हैं। समकाल रेखा, समान यात्रा समय को जोड़ने वाली मानचित्र पर काल्पनिक रेखाओं को आइसोक्रोन रेखा कहा जाता है। यह मानचित्र पर ऐसे बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जहां समान समय पर कोई घटना घटित होती है। ठीक है। क्वेश्चन में अंग्रेजी ए ऑप्शन में आइसोहेलाइन दिया गया है जिसका अर्थ है समलवण रेखा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में दे दिया है समताप रेखा और इंग्लिश में है आइसोहेलाइन यानी समलवण रेखा, जबकि हिंदी में समताप रेखा दिया गया है। इसका इंग्लिश आइसोटर्म ही होता है। ठीक है। यानी कि जो समताप रेखा होती है उसे हम आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है। और जो समलवण रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। तो समलवण रेखा होती क्या है? सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समताप रेखा समलवण रेखा यानी आइसोहेलाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र पर समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं, जबकि समताप रेखा यानी आइसोथर्म, समताप रेखाएं सागर तल पर समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, यानी कि इस सेट पेपर का अंतिम क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी रैंडम सैम्पलिंग तकनीकी सैम्पलिंग टेक्निक्स में समांगी जनसंख्या समूहों के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी जो होमोजेनस पॉपुलेशन ग्रुप है उसके लिए कौन सी रैंडम सैम्पलिंग उपयोग की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सैम्पलिंग थोड़ा बता दें आपको कि मान लीजिए ये कोई जनसंख्या है, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमें डाटा प्राप्त करना है तो हम 100 लोगों तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 100 लोगों तक जाएंगे तो समय और धन दोनों की बचत होगी। तो हम इन 100 लोगों में से हम 10 लोगों को निकाल लेंगे और 10 लोगों से ही अपने प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे और जो डाटा प्राप्त होगा उन्हें हम 100 लोगों पर लागू कर देंगे। तो जो हमने ये 10 लोगों को निकाला है यही हमारे सैंपल होते हैं। ठीक है। ये सैंपल होते हैं और जो हम ये मेथड अपनाते हैं इसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर जनसंख्या समूह समांगी है यानी एक ही गुण वाला है, एक ही प्रकार की जनसंख्या है,
तब हम किस सैंपल का प्रयोग करेंगे, किस सैम्पलिंग का प्रयोग करेंगे, यानी मेथड कौन सा अपनाएंगे, तो वो हम अपनाएंगे सरल सैम्पलिंग, यानी कि सिंपल मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दूसरा विकल्प आपका दोस्तों सही है। समांगी जनसंख्या समूहों के लिए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। अगर आपको होमोजेनस शब्द मिलता है तो उसके लिए सरल सही है। ठीक है, यानी कि सिंपल मैपिंग होगी, सिंपल सैम्पलिंग होगी। लेकिन अगर आपको हेट्रोजेनस शब्द मिलता है, हेमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर हेट्रोजेनस शब्द मिलता है तो उसके लिए स्ट्रेटिफाइड यानी स्थिरीकृत सैम्पलिंग हमें करनी पड़ेगी। दोस्तों इन शब्दों को आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि होमोजेनस का मतलब होता है समांगी और हेट्रोजेनस का मतलब होता है विषमांगी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यदि विषमांगी जनसंख्या समूह होगा तो उसके लिए स्ट्रेटिफाइड, और होमोजेनस होगा यानी समांगी होगा तो उसके लिए सरल सैम्पलिंग। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने चर्चा की आपसे नेट जेआरएफ दिसंबर एजीपी ज्योग्राफी सॉल्व पेपर 2018 के सेट पेपर के हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, जो पीडीएफ होगा इस वीडियो से संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम जो ये सीरीज चला रहे हैं सेट पेपर की, इसकी शुरुआत अब हम आगे करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे अन्य सेट पेपर की चर्चा की स्टार्ट की जाएगी, की शुरुआत करेंगे हम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।